सूरज जैसे आसमान से आग के गोले बरसा रहा है। मीरा के कच्चे मकान के अंदर छत से धूप छनकर फर्श पर आ रही है। मीरा पसीने में पूरी तरह भीगी हुई हाथ के पंखे को तेजी से हिला रही है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे हैं और वो कई रातों से सोई नहीं है। हे सूरज देवता, बस करो। क्या आज ही हमें भस्म कर दोगे? ये हाथ थक गया पंखा चलते चलते। मीरा की झपकी लगती है, तभी माँ की करहाने की आवाज उसे झकझोर देती है। मेरा बेटा गला सूख रहा है, थोड़ा पानी। हाँ माँ, आई आई माँ, तू फिक्र मत कर, मैं अभी पानी पिलाती हूँ। मीरा घड़े के पास भागती है, उसे उल्टा करती है। खाली घड़े से सिर्फ 2 बूंद टपकती हैं। नहीं, अब क्या करूँ? प्यास से माँ का दम निकल जाएगा और बाहर तो साक्षात मौत बरस रही है। पानी बेटा। माँ, तू आंखें मत मूंदना। देख, मैं अभी भाग के जा रही हूँ सरकारी नल पे। बस 5 मिनट, मैं ठंडा मीठा पानी लेकर आती हूँ। मीरा नंगे पैर सड़क पर दौड़ रही है। उसके पैर जल रहे हैं। सरकारी नल पर औरतों का शोर और गाली गलौज चरम पर है। पीछे हट कलमुही, पहले मेरी बाल्टी भरेगी। हटा अपनी बाल्टी, 2 घंटे से खड़ी हूँ यहाँ धूप में। मीरा अपनी बारी आते ही अपनी बाल्टी नल के नीचे लगाती है। ये क्या? ये पानी है या खौलता हुआ तेजाब? कोई तो रहम करो, इस पानी से तो चेहरा चल जाएगा। मीरा जलता हुआ पानी लेकर लड़खड़ाते कदमों से लौट रही है। तभी चचेरा भाई शराब के नशे में झूमता हुआ सामने आता है। तो हमारी महारानी साहिबा पानी ढो रही है। ला देखूं तो कितना कीमती पानी है इसमें। वो जानबूझकर बाल्टी में लात मारता है। बोलू के लात मारते ही बाल्टी लुढ़क जाती है और मीरा के घुटने जलती हुई सड़क पर रगड़ खा जाते हैं। उसके घुटनों से खून निगरने लगता है। भीख मांगने का ये नया तरीका निकाला है। घुटनों पर आकर तो बड़ी अच्छी लग रही है तू। भैया, ये पानी माँ के लिए था, वो प्यास से मर रही है। क्या आपको जरा भी रहम नहीं आता? क्या हम इंसान नहीं है? रहम की बातें मत कर। तू और तेरी माँ हमारे टुकड़ों पर पल रही हो और हमें ही ज्ञान दे रही हो। चल निकल यहाँ से। मीरा कांपते हाथों से अपनी खाली बाल्टी उठाती है। अपनी टूटी चप्पल को पैरों की उंगलियों में फंसाकर घसीटते हुए चलने की कोशिश करती है। नहीं मीरा, गिरना मत, माँ इंतजार कर रही है। सूरज देवता, आज ही सारा हिसाब बराबर करोगे क्या? एक तो घर में पंखा नहीं, ऊपर से बिजली कटी है और ये रास्ता है कि खत्म ही नहीं हो रहा। दोपहर की लू किसी चाबुक की तरह मीरा के चेहरे पर पड़ रही है। भूख और पानी की कमी की वजह से उसे सामने की सड़क हिलती हुई दिखाई दे रही है। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। नींद का झोंका उसे बार बार पीछे खींच रहा है। हे भगवान, आंखें जैसी भारी हो रही है। बस मन कर रहा है कि इसी जल्दी सड़क पर लेट जाऊं और सो जाऊं। पर इस बदनसीब के नसीब में नींद कहाँ? अगर मैं सो गई तो मेरी माँ प्यासी मर जाएगी। उसे सड़क पर पानी का भ्रम होता है। वो उसे पकड़ने के लिए झपटती है और फिर से औंधे मुंह गिर जाती है। छिले हुए घुटनों से ताजा खून बहने लगता है और घर की ओर वो बढ़ती है। बस माँ, थोड़ी देर और, बस थोड़ा सा रास्ता, माँ इंतजार कर रही होगी। मीरा घर पहुंचती है। माँ को पानी पिलाने के बाद मीरा फूकनी से चूल्हे में फूंक मार रही है। धुआं उसकी आंखों में घुस रहा है, जिससे उसकी पहले से लाल आंखें और भी जलने लगी हैं। हे भगवान, गरीब के घर में जब चूल्हा जलता है तो पेट की आग तो बुझती है, लेकिन ये शरीर झुलस जाता है। काश इस दुनिया में कोई कोना ऐसा होता जहाँ बस थोड़ी सी ठंडक होती, बस थोड़ी सी। ये आंखें झपकी जा रही है, नींद का ऐसा रेला आ रहा है कि बस यहीं गिर जाऊं। रोटी बनाते बनाते मीरा का सिर चूल्हे की ओर झुक जाता है। उसे इतनी तेज नींद आ रही है कि उसे होश नहीं रहता कि उसका हाथ जलती आंच के कितने करीब है। तभी माँ की करहाने की आवाज उसे फिर से झकझोर देती है। गरीब के नसीब में चैन की नींद तो मौत के बाद ही लिखी है शायद। यहाँ तो पलक झपकना भी गुनाह है। जैसे तैसे रोटियां बनाकर शाम ढलती है, लेकिन रात के नाम पर सिर्फ अंधेरा मिलता है। उमस इतनी कि दीवारों से आग निकल रही है। बिजली न होने की वजह से मच्छरों का झुंड मीरा और उसकी माँ पर हमला कर देता है। बेटा मीरा, तू सो जा थोड़ी देर। तू दिन भर से भाग दौड़ कर रही है, थक गई होगी। सो जा मेरी बच्ची। माँ, नींद कहाँ आती है ऐसी गर्मी वाली रातों में? ऐसा लगता है जैसे ये जलती हुई दीवारें हमें निगल जाएगी। शरीर टूट रहा है, आंखें मूंद रही है, पर इस गर्मी और मच्छरों ने तो जैसे चैन से मरने का हक भी छीन लिया है। माँ, बस दुआ करो कि कल सुबह या तो हम जिंदा ना बचे या फिर ये गर्मी थोड़ी कम हो जाए।
रात भर मीरा और उसकी माँ गर्मी और मच्छरों से लड़ते हुए करवटें बदलती रही। सुबह की पहली किरण अभी खिड़की से झांक ही रही थी। रात भर की उमस के बाद सुबह के 5 बजे मीरा की आंख अभी लगी ही थी कि दरवाजे पर जोर जोर से लातें पड़ने लगती हैं। चाचा पुनीत नशे में धुत होकर आए हैं। उनके हाथ में शराब की बोतल है। वो लात मारकर दरवाजा खोलते हैं। चाची कांति पीछे खड़ी मीरा का सामान बाहर फेंकने लगती है। ओए, उठ रे मुफ्त खोरो, पहचान की नहीं सोली तुम माँ बैठी, निकलो यहाँ से। बहुत देर हो गए मुफ्त की रोटियां तोड़ते हुए। चाचा जी रहम करो, अभी तो धूप भी बहुत तेज है। माँ को बहुत तेज बुखार है, वो खांस रही है। हम इस हालत में उन्हें लेकर कहाँ जाएंगे? रहम रहम क्या हलवे में डाल के खाएंगे? तेरे बाप ने जो कर्जा लिया था उसके बदले ही कमरा आज से हमारा हुआ। चलो और फुट यहाँ से। पुनीत भाई, अपनी इस बीमार बहन को कहाँ भेजोगे इस तपती धूप में? थोड़ा तो कलेजा पसीने दो। जहाँ मर्जी जाओ, मर जाओ या भीख मांगो, हमें मतलब नहीं। चल मीरा, उठ, अपनी इस बीमार माँ को और बाहर निकाल। चल चल निकल, वरना घसीट कर बाहर फेंक दूंगा। चाची ने मीरा और निर्मला जी को धक्के देकर बाहर निकाला और पीछे से दरवाजा जोर से बंद कर दिया। बाहर निकलते ही गर्म हवा के थपेड़ों ने उनका स्वागत किया। जमीन से भाप उठ रही थी और लू के झोंके उनके चेहरों को झुलसा रहे थे। मीरा के घुटने छिले हुए थे। माँ का शरीर बुखार से तप रहा था, पर उनके पास सिर छुपाने की अब कोई जगह नहीं थी। मेरा बेटा, मुझे यहीं छोड़ दे। मेरी वजह से तू भी इस आग में जल रही है। अगर तू मेरे संग लगी रही तो तेरी जिंदगी भी नरक हो जाएगी। मैं अब और नहीं चल पाऊंगी। तू आगे निकल जा मेरी बच्ची। नहीं माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं? जिस माँ बाप ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें मैं ऐसे बीच सड़क पर अकेला कैसे छोड़ दूं? तू बस हिम्मत मत हार माँ, बस थोड़ा सा और चल ले। दोपहर के 2 बज रहे थे। सूरज की तपिश अब बर्दाश्त के बाहर थी। मीरा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। तभी पीछे से एक बहुत तेज रफ्तार लग्जरी कार के आने की आवाज आई। टायर सड़कों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। माँ हटो, सड़क के किनारे चलो। मीरा ने भागने की कोशिश की, लेकिन निर्मला जी की कमजोरी और उनके लड़खड़ाते पैरों ने साथ नहीं दिया। माँ का पैर फिसला और वो सीधे उस तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आ गई। एक जोरदार टक्कर हुई और निर्मला जी हवा में उछलकर सड़क की दूसरी तरफ जा गिरी। माँ, नहीं, कोई बचा, मेरी माँ को बचा। गाड़ी के टायर घिसटने की तीखी आवाज, स्क्रीचिंग साउंड गूंजी और कार कुछ दूरी पर जाकर रुकी। मीरा पागलों की तरह दौड़कर माँ के पास पहुंची, जो खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी। माँ, नहीं, कोई बचा, मेरी माँ को बचा, कोई है यहाँ, मेरी माँ को देखिए। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक लंबा प्रभावशाली नौजवान बाहर निकला। आर्यन। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। वो दौड़कर मीरा और उसकी माँ के पास पहुंचा। मीरा अपनी माँ का सिर अपनी गोद में लेकर पागलों की तरह रो रही थी। आई एम सॉरी, मैंने अचानक ब्रेक मारा था, पर तुम लोग ठीक हो? माँ को क्या हुआ? ठीक? क्या खाक ठीक होंगे साहब? अमीर लोग सड़कों पर गाड़ी नहीं चलाते, हम गरीबों की किस्मत पर टायर चढ़ाते हैं। देखिए मेरी माँ को, उनकी सांसें उखड़ रही हैं। मेरी माँ को बचा लो साहब, प्लीज बचा लो। आर्यन की नजर मीरा की हालत पर पड़ी। पसीने में भीगा चेहरा, धूप से सूजी हुई आंखें और उसके हाथों पैरों पर पड़े वो दर्दनाक छाले। उसकी बेबसी देखकर आर्यन का कलेजा कांप गया। निर्मला जी ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली और कांपते हाथों से आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे मीरा के हाथ पर रख दिया। साहब, मेरी बच्ची, इसका कोई नहीं, इसे संभाल। और बस निर्मला जी की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। मीरा का इकलौता सहारा उस तपती सड़क ने हमेशा के लिए छीन लिया। नहीं माँ, तू मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। मेरा इकलौता सहारा भी छीन लिया। तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर गई साहब। मेरी माँ ही बची थी इस दुनिया में, तुमने उसे भी मार डाला। रो मत मीरा, तुम्हारी माँ चली गई, पर वो तुम्हें मेरी जिम्मेदारी सौंप गई है। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगा। आज से तुम्हारी हिफाजत मेरा फर्ज है। फिर आर्यन और मीरा निर्मला जी का अंतिम संस्कार करके आर्यन मीरा को लेकर अपने बंगले पर पहुंचता है। मीरा सदमे में है, वो बिल्कुल बेसुध है। आर्यन उसे सहारा देकर अंदर ले जाता है। मीरा, तुम यहाँ सोफे पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ और डॉक्टर को फोन करता हूँ। घबराना मत, ये तुम्हारा ही घर है। आर्यन किचन की तरफ जाता है, लेकिन जब वो पानी लेकर वापस लौटता है तो जो नजारा देखता है उसे देखकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। कमरे में दादी पद्मिनी जी लेटी हुई हैं। उन्हें बुखार है और वो कोमा जैसी स्थिति से अभी अभी बाहर आई हैं। बेसुध मीरा, जिसे खुद होश नहीं था, वो दादी के पास बैठी है और एक गीला कपड़ा उनके माथे पर रख रही है। हैरान हूँ
जिसे खुद सहारे की जरूरत है वो दादी की देखभाल कर रही है। आज तक मेरी भाभीियों ने दादी के सिर पर हाथ नहीं रखा, और ये लड़की। अरे बेटा, तू आ गया। हाँ दादी, मैं यही हूँ। आप कैसी हैं? आर्यन, तू इधर आ। ये बच्ची कौन है आर्यन? कितनी प्यारी है। इसके हाथों के स्पर्श में बहुत सुकून है। इसके स्पर्श में ऐसी ठंडक है कि मेरा बुखार जैसे आधा उतर गया। दादी, ये मीरा है। सड़क पर एक हादसा हो गया था। इसकी माँ अब दुनिया में नहीं रही। मरते वक्त इन्होंने इसका हाथ मेरे हाथ में थमा दिया था। हे भगवान, इतना बड़ा अनर्थ। बेटा, अब इस बच्ची की पूरी जिम्मेदारी तुझे ही लेनी होगी। बेटे, तेरा नाम क्या है? तेरे माता पिता कौन थे? दादी माँ, मेरा नाम मीरा है। मेरी माँ का नाम निर्मला था और मेरे पिता ने बहुत कर्जा लिया था और चाचा चाची ने हमें घर से निकाल दिया। माँ धूप और प्यास सह नहीं पाई। क्या कहा? निर्मला? निर्मला की बेटी है तू? अरे वो तो मेरी बचपन की सबसे प्यारी सहेली कजरी की बहू थी। हम एक ही गांव में साथ खेले बड़े थे। क्या हुआ उसे और उसके परिवार का ये हाल कैसे हुआ? मीरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे याद आता है कि कैसे अपनी सहेली को तो नहीं बचा पाई, पर उसकी अमानत को इस घर की इज्जत जरूर बनाऊंगी। आर्यन, तूने इस बेचारी का आखिरी सहारा भी हमेशा के लिए छीन लिया। दादी, मैं अपनी गलती मानता हूँ। जो कहोगे वो करने को तैयार हूँ। बेटा, गलती सिर्फ तेरी नहीं, उन चाचा चाची और उस बेदर्द समाज की भी है। पर अब इस बच्चे की जिम्मेदारी तेरी है। देख इसकी हालत, जैसे झुलस गई हो ये धूप में। जा अपनी केयर टेकर किशोरी को बुला। आर्यन केयर टेकर किशोरी को बुलाता है। किशोरी कमरे में आती है। किशोरी, मीरा को ले जाओ, इसे नहलाओ, इसके कपड़े बदलवाओ और इसे कुछ अच्छा खिलाओ। इसे किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। किशोरी मीरा को लेकर जाती है। कुछ देर बाद मीरा वापस आती है। उसने एक साफ सुथरी सूती साड़ी पहनी है। बाल करीने से बंधे हैं, लेकिन चेहरे की उदासी अभी भी वही है। वो धीरे से आकर दादी के पास जमीन पर बैठ जाती है। दादी माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे अपने पास रहने दीजिए। मुझे सिर छिपाने के लिए एक छत चाहिए। मेरी माँ ही मेरा सब कुछ थी, अब वो नहीं रही। मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी। आप मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे दीजिए। नहीं बेटे, तू यहाँ नौकरानी बनकर नहीं रहेगी। मेरी सहेली की अमानत को मैं दर दर नहीं भटकने दूंगी। आर्यन, इधर आ। जी दादी, बोलिए। आर्यन, तुझे मेरा एक कहना मानना पड़ेगा। अगर तू अपनी इस दादी की इज्जत रखना चाहता है और अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता है तो तुझे मीरा से शादी करनी होगी। शादी? दादी, आप ये क्या कह रही हैं? अभी तो मीरा सदमे में है और मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगा? सब दुबई में हैं, वो कभी नहीं मानेंगे। नहीं दादी माँ, साहब तो बहुत बड़े लोग हैं। मैं तो एक मामूली गरीब लड़की हूँ, मैं इस लायक नहीं। चुप हो जा मीरा, ये कोई एहसान नहीं है। निर्मला ने मरते वक्त तेरा हाथ आर्यन के हाथ में थमाया था, वो एक वचन था। और आर्यन, तू सुन ले, अगर तूने शादी नहीं की तो ये दादी आज के बाद दवा को हाथ तक नहीं लगाएगी। लेकिन दादी, मम्मी को कौन समझाएगा? पापा को क्या जवाब दूंगा? सब लोग दुबई में हैं, वो एक पल में इस रिश्ते को ठुकरा देंगे। सबको मैं देख लूंगी, तू बस इससे शादी कर ले। बाकी दुनिया से भिड़ने के लिए तेरी ये दादी अभी जिंदा है। दादी, आप जिद मत कीजिए, पर ठीक है, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मुझे मंजूर है। दादी की जिद के आगे आर्यन को झुकना पड़ा। जल्दबाजी में कोर्ट मैरिज की औपचारिकताएं पूरी की गईं। मीरा के पास सोचने का वक्त भी नहीं था। उसकी उजड़ी हुई जिंदगी को अचानक एक नाम मिल गया था। चलो मेरा बेटा, चलो आर्यन, अब हम अपने घर चलते हैं। दादी माँ, हमारा घर कहाँ है? क्या वो यहाँ से बहुत दूर है? मीरा, हमारा घर दुबई में है, हमें समंदर पार जाना होगा। दुबई? पर साहब, मेरे पास तो वो पासपोर्ट भी नहीं है जो बड़े लोगों के पास होता है। मैं कैसे जाऊंगी? फिक्र मत करो, हमारे पास अपना प्राइवेट जेट है। हम किसी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। जिस लड़की ने कभी अपने गांव की सरहद पार नहीं की थी, आज वो हजारों फीट ऊपर बादलों के बीच उड़ रही थी। आलीशान प्राइवेट जेट के अंदर की ठंडी हवा मीरा के शरीर को छू रही थी। वो शरीर जो कल तक सूरज की लू और थपेड़ों को सहने का आदी था। हे भगवान, क्या मैं सच में बादलों के ऊपर हूँ? ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं स्वर्ग में जा रही हूँ। कहीं ये कोई सपना तो नहीं? अभी आँख खुलेगी और वही चिलचिलाती धूप सामने होगी। एयर होस्टेस आती है और एक चमकते हुए कांच के गिलास में ताजा जूस मीरा के सामने रखती है। मीरा उस गिलास को छूने से भी डर रही है। गिर तो नहीं जाएगा? इतना साफ कांच है कि इसमें मेरा चेहरा दिख रहा है।
घबराओ मत मीरा, तुम सुरक्षित हो। दादी और मैं तुम्हारे साथ हैं। साहब, क्या वहाँ दुबई में भी इतनी ही गर्मी होती है? क्या वहाँ भी औरतों को पानी के एक एक घड़े के लिए सरकारी नल पर लड़ना पड़ता है? वहाँ गर्मी तो है मीरा, लेकिन तुम्हारे लिए वहाँ सिर्फ ठंडक होगी। वहाँ पानी की कमी नहीं, पानी की बौछारें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। जैसे जेट दुबई की जमीन पर उतरा, बाहर की चकाचौंध देखकर मीरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। मीरा, बाहर कदम रखो, अब तुम्हारी पुरानी जिंदगी का अंत हो गया है और एक नई दुनिया की शुरुआत। दुबई एयरपोर्ट के वीआईपी एग्जिट पर एक लंबी काली और चमकदार रोल्स रॉयस खड़ी है। ड्राइवर हुसैन ने सफेद दस्ताने पहनकर झुकते हुए कार का दरवाजा खोला। मीरा सहम कर पीछे हट गई। उसे लगा जैसे ये कोई कांच का खिलौना है जो उसके छूने से टूट जाएगा। साहब, इतनी बड़ी और चमकती गाड़ी? हमारे गांव के सरपंच की जीप तो इसके सामने धूल जैसी लग रही है। क्या मैं सच में इसमें बैठूंगी? हाँ मीरा, अब से तुम्हारी हर सवारी ऐसी ही होगी। आओ अंदर बैठो। मीरा जैसे ही मखमली सीट पर बैठी, उसे एक सुकून भरा एहसास हुआ। उसने धीरे से अपने उन हाथों से सीट को छुआ जिन पर धूप के छाले थे। हैरानी की बात यह थी कि उन छालों का दर्द अब चुभ नहीं रहा था। मखमल की कोमलता उन्हें सहला रही थी। साहब, हमारे गांव के मंदिरों में भी इतनी सफाई नहीं होती जितनी आपकी गाड़ी के अंदर है। यहाँ तो मिट्टी का एक भी कण भी नहीं है। ये सपना तो नहीं है? ये सपना नहीं, हकीकत है मीरा। देखो, दर्द हुआ ना, इसका मतलब तुम जाग रही हो। हाँ बेटा, ये सच है। आर्यन ने गलती की थी तो अब उसे प्रायश्चित तो करना ही होगा। होती है। ये घर नहीं, एक विशाल महल था। जैसे मीरा कार से उतरी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। घर के बाहर सास विनीता, ससुर आलोकनाथ, जेठानी रश्मि और नंद निधि, पूरा परिवार खड़ा था। आर्यन, ये सब क्या है? तुम लोग तो अगले महीने आने वाले थे अचानक, और ये फटे पुराने कपड़ों वाली लड़की कौन है जिसे तुम अपने साथ लेकर आए हो? ओह माय गॉड, इसके पैरों की हालत देखो और ये बदबू। आर्यन, क्या तुम किसी अनाथालय से इसे उठा कर लाए हो? बस विनीता, रश्मि, अपनी जुबान को लगाम दो। ये इस घर की छोटी बहू है, मीरा, आर्यन की पत्नी। अभी सब लोग अपने अपने कमरे में जाओ, मुझे आराम करना है, बाकी बातें बाद में होगी। दादी का हुक्म चलते ही सब सन्न रह गई। नंद निधि और जेठानी रश्मि पैर पटकते हुए अंदर चली गई। आर्यन मीरा को लेकर उसके कमरे में जाता है। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ है। मीरा दरवाजे पर ही रुक जाती है। आर्यन साहब, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। क्या यहाँ दुबई में भी बिजली कट जाती है गांव की तरह? यहाँ भी अंधेरे में ही सोना पड़ेगा क्या? बस 2 सेकंड रुको मीरा। जैसे ही मीरा ने अंधेरा शब्द बोला, घर के वॉइस सेंसर्स एक्टिवेट हो गए। अचानक छत पर लगे विशाल झूमर एक एक करके जलने लगे। दीवारों लगी नीली एलईडी लाइट्स चमक उठी। तभी जादुई तरीके से रेशमी पर्दे अपने आप किनारे हट गए और सामने कांच का विशाल दीवार से बुर्ज खलीफा और दुबई की चकाचौंध दिखने लगी। हे भगवान, ये क्या हुआ? अपने आप लाइटें चल गई, पर्दे भी अपने आप हिल रहे हैं। इसे बिजली कटना नहीं, स्मार्ट होम कहते हैं मीरा। इस घर में सेंसर्स लगे हैं जो तुम्हारी आवाज और हरकत से काम करते हैं। ये सब मशीनें हैं, कोई जादू नहीं है। आर्यन उसे वॉशरूम की तरफ ले जाता है। मीरा जैसे ही अंदर कदम रखती है, उसकी चीख निकल जाती है। साहब, ये सब तो सुनहरे सुनहरे हैं। साहब, क्या इनकी पॉलिश नहीं उतर जाएगी अगर मैं इन्हें पानी से छूऊंगी? अरे ये सब नल शावर सब सोने का है, गोल्ड का। क्या ये असली सोना है? हाँ बिल्कुल असली, 18 कैरेट गोल्ड। अब तुम फ्रेश हो जाओ, मैं बाहर ही हूँ। मीरा बाथरूम का दरवाजा बंद करती है और उसने जैसे ही नल के पास हाथ किया, बिना छुए पानी अपने आप बहने लगा। पानी के साथ साथ पूरे वॉशरूम में मोगरे और गुलाब की खुशबू फैल गई। साहब, ये पानी है या इत्र? हमारे सरकारी नल से तो काई की गंदी बदबू आती थी और यहाँ तो खुशबू बरस रही है। अरे मीरा, ये सोना असली है और यहाँ पानी टैंकर से नहीं, खास फिल्टर से आता है जिसमें खुशबू मिलाई जाती है। अब तुम अच्छे से फ्रेश हो जाओ। वॉशरूम से फ्रेश होकर मीरा जैसे ही कमरे में आई, उनकी नजर विशाल बिस्तर पर पड़ी। वो डरते डरते उस पर बैठी। बिस्तर इतना मुलायम था कि मीरा का आधा शरीर अंदर धंस गया। हे भगवान, ये बिस्तर है या रूही का फाहा? गांव में तो खटिया की रस्सियां पीठ में चुभती थी और यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं बादलों में बैठी हूँ। मीरा जैसे बिस्तर पर सीधी हुई, उसकी नजर सामने वाली दीवार पर पड़ी। कमरे की लाइटें धीमी हो गईं और अचानक सामने वाली पूरी दीवार नीले पानी से भर गई। विशाल मछलियां और छोटी शार्क तैरती हुई मीरा की ओर आने लगी। एक इलेक्ट्रिक मछली कांच के बिल्कुल पास आकर चमकी। बचाओ, बचाओ साहब, जल्दी आओ, समंदर घर के अंदर घुस आया है। ये मछलियां हमें खा जाएंगी, भागो साहब। अरे डरो मत मीरा, शांत हो जाओ। ये समंदर नहीं है, ये एक बड़ा सा एक्वेरियम है। देखो ये कांच लगा हुआ है, मछलियां बाहर नहीं आ सकती। कांच? पर साहब, ये तो बिल्कुल असली लग रहा है।
और ये मछलियाँ, ये जल कैसे रही हैं? इसमें रोशनी कहाँ से आई? इन्हें इलेक्ट्रिक फिश कहते हैं मीरा। जब तुम रात को सोओगी तो ये मछलियां अपनी रोशनी से कमरे को रोशन रखेंगी। यहाँ बल्ब की जरूरत नहीं पड़ती। मीरा चलो, अब सब लोग नीचे डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहे हैं, सबके साथ मिलकर खाना खाते हैं। नहीं साहब, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। आपकी जेठानी और ननद जी मुझे देखेंगी तो फिर से ताने मारेंगी। मैं उनके सामने हाथ से खाना खाऊंगी तो वो मेरा मजाक उड़ाएगी। मुझे यही रहने दीजिए। ठीक है मीरा, मैं समझ सकता हूँ, तुम परेशान मत हो। मैं यही तुम्हारे कमरे में खाना मंगवा देता हूँ। मैं वेटर को बोल देता हूँ। आर्यन एक बटन दबाता है, कुछ ही देर में दरवाजा अपने आप खुलता है और एक चमकदार सिल्वर रोबोट पहियों पर चलता हुआ अंदर आता है। आधुनिक मशीनों से भरा हुआ था। दादी माँ प्रणाम। अरे बेटा, तू आ गई। आ मेरे पास बैठ। दादी माँ, आप अब कैसा महसूस कर रही हैं? ये मशीनें, इनसे आपको डर नहीं लगता? नहीं बेटा, अब तो आदत हो गई है। पर सच कहूँ तो तेरे आने के बाद इस कमरे से दवाइयों की कड़वी गंध चली गई। दादी माँ, मैं तो एक मामूली लड़की हूँ। ये सब आपकी और आर्यन साहब की बदौलत है कि आज मैं जिंदा हूँ और यहाँ पर हूँ। मीरा दादी के पास बैठी उनके हाथ दबा रही है। तभी कमरे के बाहर खट 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 की आवाज गूंजती है। माया ऊंची हील्स पहने, चेहरे पर भारी मेकअप और हाथ में एक बेहद कीमती ब्रांडेड बैग लिए कमरे में दाखिल होती है। उफ, ये कमरे में कैसे अजीब सी गंध आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई धूल मिट्टी वाला इंसान घर घुस आया हो। माया, ये कोई और नहीं, घर की छोटी बहू मीरा है। जरा तमीज से बात कर। बहू? दादी माँ, आप मजाक कर रही हैं? ये कचरा उठाने वाली लड़की हमारे खानदान का स्टेटस संभालेगी? इसे तो ठीक से खड़े होने की तमीज भी नहीं है। आर्यन पता नहीं इंडिया के किस कूड़ेदान से इसे उठाकर लेकर आया है। माया की बातें सुनकर माया का चेहरा उतर जाता है। वो मायूस होकर सिर झुका लेती है। माया, जुबान संभाल। मीरा, तू इसकी बातों का बुरा मत मान बेटा। तू जाकर अपने कमरे में आराम कर। मीरा मायूस होकर अपने कमरे में आती है। उसे अपनी माँ की याद सताने लगती है। वो ताज़ा हवा के लिए कमरे की बड़ी सी बालकनी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती है। बाहर निकलती ही रेगिस्तान की तेज धूप और गर्म हवा ने उसे घेर लिया। यहाँ भी वही आग बरस रही है। मुझे लगा था दुबई में सिर्फ ठंडक होगी, पर ये धूप तो गांव जैसी ही जालिम है। मीरा धूप की तपिश से कांपने लगती है। तभी आर्यन कमरे में आता और मीरा को बालकनी में परेशान देखकर चौंक जाता है। मीरा, क्या कर रही हो? तुम इस धूप में बाहर क्यों खड़ी हो? अरे पागल हो गई हो क्या? यहाँ का तापमान देखो, तुम झुलस जाओगी। साहब, यहाँ भी इतनी गर्मी है। मुझे लगा था यहाँ सब कुछ बदल गया है, पर ये सूरज तो यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहा। अरे ये दुबई है मीरा, यहाँ बाहर रेगिस्तान है, पर इस गर्मी का इलाज भी हमारे पास है। चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ तुम सब कुछ भूल जाओगी। आर्यन मीरा को घर के एक खास हिस्से में ले जाता है।
अंदर चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछी है और ऊपर से रुई जैसे बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं। साहब ये क्या है? ये क्या घर के अंदर रुई गिर रही है? ये तो बहुत ठंडा है। इसे स्नो रूम कहते हैं मीरा। यहाँ का तापमान शून्य से नीचे है। जब भी तुम्हें गर्मी लगे तुम यहाँ आकर बर्फ का आनंद ले सकती हो। देखो अब लग रही है गर्मी। मीरा उस बर्फ पर बैठ जाती है। ठंडी हवा और शांति की वजह से उसकी आंख लग जाती है। उसे वक्त का पता ही नहीं चलता। जब मीरा को नींद खुलती है वो अपने आलीशान कमरे में वापस आती है। सामने दीवार पर एक विशाल माइक्रो स्क्रीन लगी है। अरे ये कैसा शीशा है? इसमें तो बटन बने हुए हैं। जैसे मीरा स्क्रीन पर टच करती है स्क्रीन का रूप बदल जाता है। उसे आईने में अपना ही अक्स कभी स्टाइलिश गाउन में तो कभी लहंगे में दिखने लगता है। अचानक उसकी नजर एक रॉयल ब्लू साड़ी पर पड़ती है। ओह, ये नीली साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। काश मैं इसे सच में पहन पाती। जैसे ही मीरा के मुंह से नीली साड़ी निकलता है पास ही खड़ा रोबोट वेटर हरकत में आता है। वो अलमारी से वही रॉयल ब्लू साड़ी निकालकर मीरा के सामने पेश कर देता है। बाप रे आर्यन साहब, ये रोबोट तो जादूगर है। इसने मेरे मन की बात कैसे सुन ली? आईने में जो देखा वो इसने लाकर मेरे हाथों में थमा दिया। अरे ये जादू नहीं मीरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि एआई। यह घर तुम्हारी आवाज और पसंद को पहचानता है। यहाँ सब कुछ इशारों पर चलता है। जब मीरा वो रॉयल ब्लू साड़ी पहनकर और हल्का सा श्रृंगार करके कमरे से बाहर निकलती है तो आर्यन की नजरें उस पर ठहर जाती हैं। आर्यन साहब, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या ये साड़ी मुझ पर अच्छी नहीं लग रही? मैं इसे उतार दूं क्या? नहीं मीरा, मैं बस ये सोच रहा था कि कोई लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। इस नीली साड़ी में तुम किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही हो। साहब, ये तो इस जादुई आईने और रोबो माल है। नहीं मीरा, मशीनें सिर्फ कपड़ा बदल सकती हैं, पर जो नूर तुम्हारी आंखों में है वो किसी मशीन में नहीं है। कुछ घंटों बाद मीरा बुरी तरह बदल चुकी है। उसके चेहरे की धूप की कालिमा जा चुकी है। बाल रेशम की तरह चमक रहे हैं और उसने हीरो का एक छोटा सा सेट पहना है। ओह माय गॉड, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम सुना था, आज देख भी लिया। आर्यन, इसे कितने भी महंगे इत्र से नहला लो, इसके अंदर से तो गांव के गोबर की ही गंध आएगी। सही कहा भाभी, शेर की खाल पहन लेने से गीदड़ शेर नहीं बन जाता। बस करो तुम दोनों, इसकी सीरत के सामने तुम्हारी सूरत कुछ भी नहीं है। चलो अब सब खाना खाओ शांति से। रात के खाने का वक्त है। आज मीरा हिम्मत जुटाकर सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी है। वो अपने हाथों से चावल खा रही है। उसे देखकर भाई, ये क्या तरीका है? ये हाथ से खाना क्यों खा रही है? छी, कितनी अनपढ़ लग रही है। नन्नत जी, मुझे इसकी आदत नहीं है। गांव में तो हम हाथ से ही माँ के हाथ का पराठा खाते थे। क्या यहाँ एक पराठा मिल सकता है? पराठा? ओह गॉड, यहाँ हम सब डाइट पर हैं और इसे पराठा चाहिए। सुनिए, यहाँ पराठे नहीं बनते, यहाँ कॉन्टिनेंटल खाना मिलता है। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीरा अपने कमरे में आकर सो जाती है। आधी रात को अचानक बिजली का एक झटका जैसा लगता है और कमरे की इलेक्ट्रिक मछलियां अपनी पूरी रोशनी के साथ चमकने लगती हैं, जैसे मीरा पर झपट्टा मारती है। बचाओ बचाओ आर्यन साहब, मछली खा जाएगी, बचाओ। मीरा की चीख सुनकर पूरा परिवार, आर्यन, दादी, माया और निधि कमरे में दौड़कर आ जाते हैं। क्या तमाशा है ये? रात के 2 बजे ये चिल्ला क्यों रही है? साहब, वो मछली, वो मुझे निगलने ही आ रही थी। मछली? ये सिर्फ डिजिटल लाइट है भाभी, इसे एक्वेरियम कहते हैं। आप तो सच में डरपोक निकली, इतनी बड़ी हो गई और लाइट वाली मछली से डर रही हैं। निधि मजाक उड़ाकर चली जाती है। मीरा उदास होकर फिर सो जाती है और अगले दिन सीढ़ियों से उतरते समय विनीता जी का पैर फिसल जाता है और उनकी हड्डी टूट जाती है। पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन दुबई के इस प्रोफेशनल घर में कोई किसी के पास नहीं बैठता। कोई है? रश्मि, निधि, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। मम्मी जी, मैंने रोबोट को दवाइयों और पट्टियों के लिए कमांड दे दी है, वो आ रहा होगा। मुझे अपनी फ्रेंड के साथ ब्रंच पर जाना है, वरना मेरी बुकिंग कैंसिल हो जाएगी। और मॉम, मैंने डॉक्टर को व्हाट्सएप कर दिया है, मेरा योग सेशन शुरू होने वाला है, मैं बाद में आती हूँ। सब लोग मशीनों और नौकरों के भरोसे विनीता जी को छोड़कर चले जाते हैं। तब मीरा दौड़कर आती है। वो विनीता जी के सिर के नीचे तकिया रखती है, अपने हाथों से उनके पैर दबाती है और गर्म सिकाई करती है। माँ जी, आप घबराइए मत, मैं यही हूँ। मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध और दलिया बना कर लाती हूँ। तू यहाँ क्यों बैठी है? तू भी चली जा अपने कमरे में। नहीं माँ जी, बीमार को रोबोट के सहारे नहीं, अपनों के सहारे की जरूरत है। अगले कई दिनों तक मीरा ने विनीता जी की सेवा की। वो समय पर दवा देती, उन्हें नहलाती और उनकी हर छोटी जरूरत का ध्यान रखती। विनीता जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मीरा का हाथ पकड़ लेती है।
बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे क्या क्या नहीं बोला, पर मेरी अपनी बेटी ने भी मेरी उतनी सेवा नहीं की जितनी तूने की। तू सच में इस घर की लक्ष्मी है। देख लिया विनीता, ये है संस्कार। तेरी पढ़ी लिखी बहुओं ने तुझे रोबोट के हवाले कर दिया और इस अनपढ़ लड़की ने तुझे माँ का दर्जा दिया। कुछ महीने बाद घर में एक और बड़ी खुशखबरी आती है। मीरा प्रेग्नेंट हो जाती है। अब सास विनीता जी खुद मीरा का ख्याल रखती हैं। 6 महीने बाद दुबई के उस आलीशान बेडरूम में सुबह के 10 बज रहे हैं। मीरा मखमली गद्दे में धंसी हुई गहरी नींद में है। तभी आर्यन कमरे में आता है। अरे ओ कुंभकर्ण की नानी, उठ भी जाओ, सूरज बुर्ज खलीफा के ऊपर पहुंच गया है और तुम अभी तक खर्राटे भर रही हो। ओह साहब, माफ करना, मुझे पता ही नहीं चला। गांव में तो सूरज की पहली किरण पीठ जला देती थी, पर यहाँ तो पता ही नहीं चलता कि दिन कब हुआ। क्या बात है मीरा, आजकल तुम बहुत लेट उठती हो, कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं, सुकून है। मायके में ना तो छत थी ना पंखा, पूरी रात मच्छर और गर्मी से लड़ती बीतती थी। आंखों के नीचे जो ये काले घेरे हैं ना, ये सालों की अधूरी